नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सियासत की जमीन पर भी अजीबोगरीब खेल होते हैं। नेताओं के हथकंडे के आगे सब कुछ फेल होता है। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ऐसे मामले को लेकर आपके सामने आया जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको भी सियासत से घिन आने लगेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले अपने चरम पर हैं, लेकिन शुरुआत हम वाराणसी से कर रहे हैं। हमारा चैनल उन खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाएगा जो कि राजनीति में बहकर गंगा के किनारे लग गए, क्योंकि वहां भी मामला चुनावी है। सियासत होना फिर लाजमी है। इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। उसके पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। खेल, खिलाड़ी और सियासत, खेल में ये कैसी राजनीति। खेल संघों में सियासी लोगों का क्या काम। खेल, खिलाड़ी और सियासत का रिश्ता बहुत पुराना है। तो सवाल ये उठता है कि जो खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी खेल के नाम करता है, जिनको पता है कि खिलाड़ियों का दर्द क्या है, उन खिलाड़ियों को मुख्यधारा में लाने की बजाय इस पूरे मामले को लेकर कैसी राजनीति होती है। इस पूरे मामले को दिखाने के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी लेकर चलेंगे, जहां सियासी दांवपेच के बीच में यूपी फुटबॉल संघ में चल रही अंदरूनी खींचतान का असर खिलाड़ियों पर पड़ता हुआ नजर आने लगा है। दरअसल फुटबॉल संघ में रार अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शुरू हुई, जिसमें संघ के किसी भी पदाधिकारी को सूचित किए बिना ही संघ के अध्यक्ष को चुन लिया गया। इस पूरे दांवपेच की कहानी यूपी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह से शुरू होती है। और तथाकथित चुनाव भी हुआ, वहां पर अध्यक्ष भी चुन लिया गया। अजीबोगरीब स्थिति थी, ऐसा भी कभी फुटबॉल संघ ने माजरा नहीं देखा। और उस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश के फुटबॉल प्रेमियों का, फुटबॉल खिलाड़ियों का और जितने भी इसके लिए तमाम सारा काम करते आए हैं, उन सबको बड़ा गहरा धक्का लगा। अब प्रदेश फुटबॉल संघ के लिए एक अजीबोगरीब स्थिति है कि दो अध्यक्षों में किसे असली माना जाए। इस ऊहापोह की स्थिति में फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों का विरोध देखने को मिला। उनका कहना है कि इस मामले को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक लेकर जाएंगे। देखिए कि जितने संघ है लगभग कम वेस सभी संघों की यही हालत है। वहाँ पे पॉलिटिशियन घुस जाते हैं और तमाम इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, जबकि पॉलिटिशियन से मेरा कोई वो ताल्लुक नहीं है कि नहीं उनको नहीं आना चाहिए, वो आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी हों, वो खेल को जाने और उसकी बढ़ोतरी के लिए कार्य करें। जिसको कोई मतलब ही नहीं है, जिसको कोई, डॉक्टर संजय सिंह ऑलरेडी एक खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस उसके खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो खेल के को जानते हैं और खेल खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते होंगे। तो ऐसा व्यक्ति हो, पॉलिटिशियन से मेरा कोई वैसा नहीं है जिस पॉलिटिशियन को कुछ मालूम ही नहीं। मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन सब चीज़ों पर बिल्कुल हस्तक्षेप करके इसको बिल्कुल सिस्टम से, जिसमें खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार हों। मैं नहीं कहता कि पॉलिटिशियन ना हो, व्यवसाय वाले ना हो, सभी लोग हों, समाज की पूरी भागीदारी हो, लेकिन खिलाड़ी जानता है उस चीज को, तो खिलाड़ियों की भागीदारी निश्चित तौर से उस एसोसिएशन में 60 से 70% से ऊपर होनी चाहिए। उनकी बगैर अनुमति के इस तरह की मीटिंग हुई और एक इलेक्शन किया, जो कि गलत है। और यूपी फुटबॉल जो कि निरंतर नीचे जा रहा है डे बाय डे, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो टूर्नामेंट्स बंद हो रहे हैं, खाली एक लीग कुछ जिलों में होती है और उसके बाद में कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता। बहरहाल इन सब विवादों को एक तरफ करके देखा जाए तो अब वाराणसी में भी करीब 400 से अधिक खिलाड़ियों की स्थिति डवाडोल होती दिख रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ये सवाल पूछता है कि आखिर खेल संघों में सियासतदानों का काम क्या है। खेल को खिलाड़ियों के लिए ही रहने दिया जाए। खेल संघों में नीति बनाने के लिए खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बजाय सियासी लोग इस पर कब्जा क्यों जमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बहरहाल सवाल इसी बात का है कि सियासत ठीक है, सियासी लोगों का खेल से जुड़ाव भी ठीक है, लेकिन एक बैलेंस तो होना चाहिए। यानी खिलाड़ी किनारे हो गए और सियासतदान पूरी तरह से संघों पर हावी हो गए, खेल उनका शुरू हो जाता है। इसकी मूल वजह क्या है? हम नहीं कहते कि सिर्फ वाराणसी की एक घटना, वाराणसी का मामला या उत्तर प्रदेश के तमाम खेल संगठनों का मामला, संघों का मामला। इसको हम व्यापक तौर पर देखें तो आप चाहिए अगर समझिए इसको तो बीसीसीआई से लेकर तमाम जगहों पर भी सियासतदानों का रसूख रहा है। वो एक बड़ा पैमाना होता है, होना भी चाहिए तालमेल के साथ, लेकिन यहां पर पूरी तरह से होल्ड करना और वो भी जानकारी के बिना, खिलाड़ियों के बिना, उनकी सहमति के बिना, उनकी मर्जी के, उसका मकसद क्या है? हमारे साथ मुश्ताक अली साहब पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मुश्ताक जी आपका। जतिन बिष्ट भी हमारे साथ है, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, बहुत स्वागत है जतिन बिष्ट आपका। नवलकांत सिन्हा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सिन्हा साहब आपका। सबसे पहले मुश्ताक अली साहब मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, आप लोगों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है, ये पूरा वाकया क्या है? एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति इससे उतना नहीं जुड़ पाता है, लेकिन एक खिलाड़ी उस दर्द को महसूस भी करता है, पीड़ा जाहिर भी करता है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता, क्योंकि बात सियासतदानों की है। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम रख करके और सारे खिलाड़ियों को, सारे फुटबॉल जो खेल हैं यूपी के, उनको बढ़ाने में हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा उनका योगदान होगा। जी रही बात की पीछे जो इलेक्शन हुआ है या जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं यूपी फुटबॉल संघ में, देखिए जनरल सेक्रेटरी मरहूम शमसुद्दीन साहब की डेथ होती है, वो एक पोस्ट खाली होती है और इसके बाद में उनके बेटे होते हैं शाहिद जी, उन्होंने अपना जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन यूपी फुटबॉल संघ का मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अधीन ये आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी ने, जनरल सेक्रेटरी ने इनके रिक्वेस्ट लेटर के अगेंस्ट में लेटर लिख करके दिया कि इस तरह की जो भी आप मीटिंग 29 को कर रहे हैं वो मीटिंग ना करें, क्योंकि उसमें यूपी फुटबॉल संघ के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजय सिंह साहब, उन्होंने भी मना किया था। उसके बाद में ये मीटिंग होती है और जो पोस्ट खाली रहती है जनरल सेक्रेटरी की, बिकॉज जनाब शमसुद्दीन साहब जो डेथ हो गई उनकी, उससे वो पोस्ट खाली होती है, वो पोस्ट उस इलीगल इलेक्शन में भर लिया जाता है और उसके बाद में डॉक्टर संजय सिंह साहब जो कि प्रेसिडेंट है यूपी फुटबॉल संघ के, वो हैं और उसके बाद में इलेक्शन कर लिया जाता है, एक नए उनको काबिज कर दिया जाता है। इससे जो खिलाड़ियों में, फुटबॉलरों में बहुत बड़ा रोष है और एक ऐसा खेल जो कि वर्ल्ड में सबसे अगर लोकप्रिय खेल कहा जाए तो फुटबॉल है। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में अगर आज भी मैं कहता हूं कि अगर किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे अगर फुटबॉल मैच कर ले, जो क्राउड पुलिंग होती है, जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो जिस तरह का उनका जुड़ाव होता है इस फुटबॉल खेल के लिए, लेकिन उस खेल के लिए इस तरह की अगर राजनीति होगी, इस तरह की गंदगी अगर आएगी, तो जो फुटबॉलर आज भी, आपने शुरू में कहा था अतुल जी, आपने शुरू में कहा था कि खिलाड़ियों को गंगा के किनारे लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज कोई भी खिलाड़ी है और खिलाड़ी अगर कोई आवाज उठाता है, उसकी वजह यह है कि अगर खिलाड़ी रहेगा उनके साथ में और वो सही है, बिकॉज जो अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे कि ये गलत हो रहा है, तो ये गलत वो सुनना नहीं चाहते। ऐसे अतुल जी, ऐसे सलाहकार इनके साथ में हैं जो कि उनकी सिर्फ बड़ाई करते हैं और उनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं ताकि उनको वो अपने से अलग न कर पाए। तो खिलाड़ी थका सा महसूस कर रहा है और खेल जो है, यूपी का खेल दिन पे दिन नीचे चला जा रहा है। बिल्कुल, और फुटबॉल को लेकर देखिए तो पूरे भारत की स्थिति क्या है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भारत को उसमें मिल सकता था और आप लोगों ने उसके लिए अपनी तमाम कोशिशें की एक खिलाड़ी के तौर पर, और उसके बाद भी आने वाली प्रतिभाओं के लिए कि वो मौका मिले, लेकिन सियासत के बीच में वो सब कुछ फंस जाता है। ये अपने आप में वाकई दर्दनाक है। हमारे साथ जतिन बिष्ट भी हैं। जतिन, जो मुश्ताक अली साहब कह रहे हैं वो दर्द आपका भी होगा, लेकिन नियम तो नियम है। अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है कि हां, एक कोई पद पर है और दूसरा चुनाव भी हो जा रहा है बिना जानकारी के? क्या वहां पर एक संगठन नहीं है,
क्या वहां पर नियमावली नहीं है? और अगर ये सब कुछ हो भी गया तो संभव कैसे हुआ? इसमें क्या बंटवारा वहां पर संघ के बीच में भी है क्या? नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज का बहुत थैंक्स। ये जो प्रॉब्लम्स है ये आज से नहीं, काफी टाइम हो गया। जी। लोग यूपी से नीचे बनारस की गलियों में खेले हैं, स्टेडियम में खेले हैं। यूपी में मोस्टली हम लोग जितना भी यूपी है मोस्टली हर जगह खेले। बिल्कुल। मेरा बस इतना ही कहना है कि आज एक छोटा सा गोवा जैसा जो स्टेट है वहाँ से अगर हर दिन मतलब कि हजारों प्लेयर निकल रहे हैं तो यूपी से क्यों नहीं निकलते? यूपी से 1, 2, 3 प्लेयर सर क्यों सर? और गोवा जैसे स्टेट में 4 क्लब हैं सर। हमारे स्टेट इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पर एक क्लब क्यों नहीं है? बिल्कुल सर, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग यूपी से खेले तो हम भी चाहते हैं कि यूपी का नाम हो और यूपी को लोग पहचाने। यूपी इतना बड़ा स्टेट है सर, यहाँ से लाखों प्लेयर यहाँ पर हैं जो आगे बढ़ सकते हैं और उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है सर। तो स्वाभाविक है जतिन, आपने जैसा कहा कि गोवा जैसा स्टेट या फिर कहें कि हमारे पूरे देश में अगर फुटबॉल की हम बात करें तो चुनिंदा नाम ही है जिनको शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी चर्चा मिली हो, सुर्खियां मिली हो या फिर नेशनल लेवल पर ही उनकी चर्चा होती हो। लेकिन आप जैसे खिलाड़ी, आप जैसे तमाम खिलाड़ी, मुश्ताक जी, उसके अलावा नई जो पीढ़ी है वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ क्रिकेट तक क्यों सीमित रहे? फुटबॉल जो कि विदेशों में तमाम यूरोपियन कंट्रीज में इतना ज्यादा फेमस है, क्रिकेट से कहीं ज्यादा उसका कद है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ना तो प्रतिभाएं निकल पाती हैं, देश से भी इसी वजह से शायद वो बात नहीं आगे बढ़ पाती है। उसका कारण यही है कि वो पीड़ा ही रह गई, उसको सुनने वाला कोई नहीं। हमारे साथ नसीम अख्तर भी जुड़ चुके हैं जो कि शिकायत करता है। नवलकांत जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा नसीम अख्तर से एक सवाल लूं। नसीम अख्तर, शिकायत जो आपने की है उसको किस स्तर पर आपने पहुंचाया? सुनवाई कहीं होती दिख रही है क्या? क्योंकि मुश्ताक भाई ने बताया कि असल में बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, शिकायतें भी होती हैं, कई बार आश्वासन भी मिलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। नमस्कार नवल भाई, मैं नसीम अख्तर बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी। जैसा कि आपको पता होगा ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय सिंह ने ऑलरेडी इनको बता चुके हैं कि ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी इनको चिट्ठी के माध्यम से बता दिया है कि ये अवैध मीटिंग है। और जिस तरीके का अवैध कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा किया जा रहा है, ये पिछले 30-40 सालों से किया जा रहा है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप हमको ही देख लीजिए, 2009 और 2014 में मैं उत्तर प्रदेश का मैं प्रतिनिधित्व किया था। मैंने संतोष ट्रॉफी टीम को एज ए कैप्टन क्वालिफाई करा के फाइनल राउंड में लेके गया था, जिसके कारण आज तक मेरे को ना सर्टिफिकेट मिला, वो तो छोड़ दीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं और भी प्लेयरों की बात करता हूँ। जैसे आप देख लीजिए मुश्ताक अली, अभी आप जतीन से बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आज उत्तर प्रदेश में 3-4 ही प्लेयर हैं जिनको छोड़ के आज 30 साल से एक इंटरनेशनल प्लेयर नहीं पैदा हो रहा है। उसका मेन कारण तो यही है, हर जगह गंदी राजनीति, हर जगह पॉलिटिक्स। और आप हमको बताइए, जैसा कि इन्होंने डॉक्टर संजय सिंह ने ऑलरेडी इनको चिट्ठी के माध्यम से 22 तारीख को इनको बता दिया गया था कि आप ये जो मीटिंग कर रहे हैं ये अवैध मीटिंग है, बिना प्रेसिडेंट के इजाजत के, बिना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इजाजत के आप ये मीटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद भी इन्होंने एआईएफएफ को ताक पे रख दिया। आज हिंदुस्तान के फुटबॉल के सर्वा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात को ना मानते हुए इन्होंने वायलेंस ऑफ एआईएफएफ बाय लॉ 10K को इन्होंने जो है दरकिनार करते हुए सारी की सारी जितनी गठन की गई इनकी कमेटी है वो सारी की सारी अवैध है। आर्टिकल 14 में एआईएफएफ के बायलॉज का उल्लंघन किया इन्होंने। डॉक्टर संजय सिंह ने इनको चिट्ठी के माध्यम से बता दिया कि आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते। इस बारे पे एआईएफएफ के जो लेटर है हमारे पास, डॉक्टर एआईएफएफ के कुशाल दास जनरल सेक्रेटरी ने, उन्होंने इनको चिट्ठी भेजकर बोल दिया कि आप ये मीटिंग नहीं कर सकते, ये अवैध मीटिंग है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की धांधली होगी तो उत्तर प्रदेश का फुटबॉल कैसे उठेगा? नहीं, आज आप धांधली तो आप ही ने ऐसा बताया कि सालों साल से होती चली आ रही है, दशकों से होती चली आ रही है, तो इसी वजह से तो नहीं उठ पाया ना उत्तर प्रदेश में फुटबॉल संघ, या फिर वो खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाया। ये परंपरा सालों से निभाई जा रही है। सवाल यही है ना कि राजनीति में आने के बाद कुछ भी अवैध नहीं होता, जिसको आप बार बार कह रहे हैं शिकायतकर्ता के तौर पर नसीम अख्तर कि वो अवैध है। राजनीति में कुछ भी अवैध नहीं होता। राजनीति करने वाले जहां पहुंच जाते हैं वो सब कुछ वैध कर देते हैं। ये उनका टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट,
खिलाड़ियों का टैलेंट और खिलाड़ियों को जो मौका मिलना चाहिए उस टैलेंट को भी वो दबाने का टैलेंट रखते हैं, क्योंकि वो राजनीति करने वाले हैं। नवलकांत जी, एक पत्रकार के तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं? खिलाड़ियों का दर्द हमने देखा, इस मुद्दे को देखा। मूल विषय ये है कि अवैध काम है और सालों से हो रहा है, यानी एक परंपरा का निर्वहन फिर से किया गया है। इसे परंपरा उन्होंने मान लिया है। मैं ये नहीं कहता कि एक खिलाड़ी नेता नहीं बन सकता, एक नेता खेल संघों में नहीं जा सकता, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। सवाल लेकिन यह है ना कि कुछ तो बैलेंस होना चाहिए। हर जगह पर उन्हीं का कब्जा और पूरी तरह से कब्जा, और यहां पर तो खुलकर दिख रहा है कि सालों से अवैध परंपरा निभाई जा रही है। कारण क्या है इसका? देखिए अतुल जी, जो फुटबॉल संघ की राजनीति है उसके अंदर मैं बहुत गुस्सा नहीं हुआ कि मुझको समझ में नहीं आता कि वहां पे क्या चल रहा होगा, लेकिन ये मैं जरूर समझता हूँ कि जो खेल संघ है उन पे राजनीतिकों का कब्जा है, और खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के जो संगठन है उसमें एक शौक के तौर पे पॉलिटिशियंस आते हैं और वो वहां पे आके बैठते हैं। तो अगर फुटबॉल की बात करें या हॉकी की बात करें या तीरंदाजी संघ है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल नेता आके बैठ जाता है जिससे न तीर से मतलब है न तलवार से मतलब है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, अगर क्रिकेट में गौतम गंभीर सांसद है, वो वहां के अध्यक्ष बन जाए तो कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा, या भूषण सरल सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे जो काम किया बिल्कुल कई जगह जीत क्या है, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब पूरे देश में खेल की बहुत दुर्दशा है, तो ऐसे में मुझको लगता है जो पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स में इतना व्यस्त रहते हैं, वो खेल के लिए कहां समय निकालेंगे। बिल्कुल। तो खेलों में मुझको लगता है कि राजनेताओं की जगह होनी नहीं चाहिए। और मुझको ये भी आश्चर्य हो रहा है कि जो यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं वो एक तरफ तो पॉलिटिक्स की बुराई कर रहे हैं, दूसरी तरफ संजय सिंह की पैरवी कर रहे हैं। संजय सिंह फुटबॉल में कितना जानकार है मुझको नहीं पता, दूसरे खेल में हो सकता है वो बैडमिंटन अच्छा खेलते हो या दूसरे खेल अच्छा खेलते हो, लेकिन फुटबॉल तो नहीं खेलते हैं, तो उनको क्यों रखा गया? मुझको तो हर तरफ आश्चर्य हो रहा है। नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर संजय सिंह की बात है, मैंने पहले ही कहा कि नेता खिलाड़ी के तौर पर या खेल संघों में अगर भूमिका निभा रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिभाएं हो सकती हैं, आदमी में कई हो, नेतागिरी की भी और खिलाड़ी की भी, और खिलाड़ी भी अगर नेता बन जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज भी नहीं है तो अगर आपको पद मिला है तो उस पद पर रहते हुए कम से कम आप खिलाड़ियों के उत्थान के लिए संघ के जरिए प्रयास करें, तो भी लगता है कि हां, आपको एक जिम्मेदारी मिली और आपने उसको निभाया। यहां पर बात सिर्फ संजय सिंह की नहीं है, जैसा आपने जिक्र किया ब्रजभूषण जी का, तो उनका अपना एक योगदान कुश्ती संघ में है और वो लगातार उसको बढ़ावा दे रहे हैं। काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, प्राइवेट तौर पर भी, सरकारी तौर पर भी कई अलग अलग काम उन्होंने किए। यहां पर मुश्ताक जी, सवाल इस बात का है कि जो शिकायतकर्ता नसीम कह रहे हैं कि अवैध हो रहा है और सालों से हो रहा है, इसका कारण क्या है? आप लोगों ने कई बार इसको लेकर आवाज उठाई, सरकारों तक बात पहुंची होगी, लेकिन क्या आश्वासन तक ही सीमित रह गया, उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाई? उसकी वजह भी क्या है? नहीं अतुल जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जैसे आपने बोला और अभी नवलकांत साहब भी ये बोल रहे थे कि खिलाड़ियों की भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, खिलाड़ियों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अभी यूपी में क्या था कि जो भी खिलाड़ी वर्ग है, खिलाड़ी वर्ग को दूर रखा गया था जी। अब कोई भी खिलाड़ी अगर आवाज उठाता है तो उसको वर्बल कोई भी रिटन उसको वो नहीं मिलता, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। खिलाड़ी एक डरा रहता है, खिलाड़ी तो सम्मान के लिए भूखा रहता है, उसका काम होता है खेलता है, खेलने के बाद में आप लोग जैसे मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, अगर उसकी थोड़ी सी उसके बारे में बोल देता है तो उसको उससे मतलब जितनी खुशी मिलती है, बिल्कुल और बिल्कुल उसको मोटिवेट करता है आगे कि किस तरह से हम काम करें। रही बात की एसोसिएशन की, संस्था की, कुछ ना कुछ भागीदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करें, जैसे मैं अगर यूपी फुटबॉल संघ की बात हो रही है, ये मुद्दा उठा है यूपी फुटबॉल संघ को लेकर के, यूपी फुटबॉल संघ का जो भी अगर कैंप वगैरह लगता है, थैंक्स देना चाहिए स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को, यूपी गवर्नमेंट को, कि कोई भी कैंप होता है वो कैंप लगाते हैं, पैसा उसका पूरा गवर्नमेंट खर्चा करती है। वो पैसा किसका है? एक आम जनता का है। बिल्कुल वो पैसा खर्च होता है फुटबॉल पे या जो भी कैंप लगते हैं। तो अगर कोई टीम जाती है, खेलने के बाद में वापस आती है, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी रिपोर्ट या उसकी जवाबदेही नहीं होती है, तो हमारी कम से कम हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हॉस्टल वगैरह चला रहे हैं सब कुछ, लेकिन इस तरह की जो टीमें जाती हैं एसोसिएशन को वापस रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है
तो जो एसोसिएशन में लोग बैठे हुए हैं, अगर 3 साल 5 साल का अगर दायरा है कि वो बैठे हुए हैं काबिज है, तो उनकी जवाबदेही बनती है। और इलेक्शन हो तो एकदम क्लियर कट इलेक्शन होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि हाँ भाई इस एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा। पता ही नहीं रहता है कि कब इलेक्शन कैसे हुआ। जैसे अभी बताया कि मीटिंग उन्होंने एजीएम की अपनी मीटिंग की, एक रिक्वेस्ट लिखा शाहिद जी ने कि हम लोग एक अपनी एजीएम कर रहे हैं, इसके यूपी कुशल दास जी ने मना किया, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। अब उसके बाद में भी उस एजीएम में इलेक्ट कर लिया जाता है, सारे उनके जो भी प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या ऑफिस बेरर्स हैं, जो भी है उनको इलेक्ट कर लेते हैं और जब रजिस्टर साइन हो जाता है, जो उसके बाद में जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई एआईएफएफ, देखिए एआईएफएफ का ये कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत आप आते हैं तो इसका वो आपको बाध्य होना पड़ता है क्या एआईएफएफ की क्या रूलिंग है। लेकिन इलेक्शन का किसी को पता नहीं चलता। हम खिलाड़ी वर्ग सिर्फ ये रहता है कि अगर कहीं आवाज उठाएं, यानी मुश्ताक भाई, यहाँ पर इलेक्शन की जगह बंद कमरे में सिलेक्शन हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, सिलेक्शन हो जाता है, आप ये कह रहे हैं। देखिए, एक तो मैं अभी बात कर रहा था कि जो भी ये होता है क्या आपका जो बॉडी इलेक्ट हुई उसकी बात कर रहा था, रही बात सिलेक्शन की। सिलेक्शन में भी हालात ऐसे ही हैं, सिलेक्शन में भी परफॉर्मेंस है। हमने बोला ना कि जब आवाज उठेगी, सारे लोगों का, अच्छे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, अच्छे लोग होंगे, आवाज उठाएंगे। अभी सिलेक्शन भी सच्चाई ये है कि पैनल में जो कोचेस हैं, आप देख लें कि यूपी फुटबॉल संघ की अगर बात करें, हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में बहुत सारे अच्छे कोचेस हैं। आप लिस्ट निकलवा लीजिए, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट से मांग लीजिए कि सीनियर लेवल में जो टीम गई, कितने कोचेस कौन कौन से गए, कौन से अच्छे। इसके अलावा भी यूपी में बहुत सारे अच्छे कोचेस हैं, लेकिन नहीं, जो उनके लिए जो अच्छा काम कर रहा है वही लोग कोचिंग करेंगे, वही लोग वो टीम के साथ में जाएंगे। यानी एक नेक्सस के तौर पर काम होता है। और वो भी देखिए, साल दर साल, सालों से वो नेक्सस, चेहरे बदलते होंगे लेकिन वो नेक्सस का जो काम करने का पैटर्न है वो नहीं बदलता है। जतिन बिष्ट, सवाल यही है कि वो क्यों आखिर परंपरा बन गई, जो कि अपने आप में अवैध है, और खिलाड़ी के तौर पर आप लोगों का योगदान उसको वैसे ही खत्म कर दिया गया। फुटबॉल की स्थिति उत्तर प्रदेश के हिसाब से क्या है वो आपने खुद ही बताया, लेकिन कम से कम एक खिलाड़ी को इतना ही मौका मिले, वो खुद कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर पाया। नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए उसका अगर योगदान इन संघों में होगा तो शायद बेहतर वही कर सकता है, ना कि नेताजी। जी सर, एक्चुअली मुश्ताक सर ने काफी जो बातें बताई हैं उनसे एग्री करता हूँ। और एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखिए पहले काफी हॉस्टल्स होते थे, अभी हॉस्टल्स भी नहीं है हमारे पास, है ना। और हमारे पास एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा जैसे कि जो कोचेस हैं, मोस्टली मैंने देखा कि यूपी टीम को 2-3 ही कोचेस जो है कंटिन्यू वही चल रहे हैं सर। एक्चुअली जब परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है तो उन कोचों को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है सर। और दूसरा सर, हमारे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो सर वो कब बाहर जाएंगे, कब वो मतलब कि कब अपना नाम मतलब करेंगे इंडिया के लिए, या कभी सलगांवकर में या टेम्पो में, इस बंगाल में कब खेलेंगे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है सर। जब मौका मिलेगा ही नहीं तो कैसे वो खेलेंगे। और सर, जब हमारे यहाँ खुद की हमारी टीम होगी, आईएसएल खेलेगी, आई लीग खेलेगी, तो सर हमारे बच्चे भी दिखेंगे। तब सर हमारे बच्चों के लिए सर एक होप होगी कि हम ये जो जिनके जो पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पे, बोल रहे हैं जाओ बेटा फुटबॉल खेलो, तो सर वो आज वो तो मना कर रहे हैं कि कुछ मतलब यूपी का कोई भविष्य नहीं है, तो वो मना कर रहे हैं, सीधे जो मना कर रहे हैं भैया फुटबॉल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो सर ये हमारा जो फुटबॉल नीचे होता जा रहा है, इसको सर हम लोग कब ऊपर करेंगे। जब सर ऑलरेडी उनको बोल दिया गया था कि ये जो बैठक है जो उसको मान्यता नहीं दी गई है, संजय सिंह सर की जो उनका लेटर गया था, एएफएफ के लेटर में उनको भेज दिया गया था ऑलरेडी, तो सर उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग की है, तो सर ये तो एकदम गलत है। ठीक है नसीम अख्तर, शिकायत को आपने अभी किस स्तर पर पहुंचाया है और क्या निपटारा होगा ये तो हम देखेंगे, उस पर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असल में यहां पर असल जो नियम है वो क्या कहते हैं और उनकी अवहेलना सालों से क्यों होती रही, होल्ड किन लोगों का है और कैसे बना रहा, और किस वजह से शिकायतों को बार बार दरकिनार किया गया। नियम बने हैं, नियमावली है, खेल नीति है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उसके बावजूद वहां पर इन लोगों का वर्चस्व स्थापित है और उसको कोई तोड़ना नहीं चाहता। कारण क्या है?
शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। नवलकांत जी, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जो आप चर्चा कर रहे थे कि एक जो पैटर्न होना चाहिए, जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, मुझको लगता है वो खेल संघों में अभाव है। या कोई पॉलिटिशियन बैठे या कोई खिलाड़ी बैठे किसी भी संघ पे, इसका उदाहरण सबसे बड़ा क्रिकेट है। आपको याद होगा जो गावस्कर और कपिल देव का जमाना होता था तो उसमें 2 गुट कहलाते थे, एक महाराष्ट्र गुट, एक दिल्ली गुट। और उसके अलावा जो दूसरे प्लेयर होते थे, उत्तर प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता। हम लोग आज भी चर्चा करते हैं और कई प्लेयरों को नाम लेते हैं जो रणजी में बहुत अच्छा खेलते थे और उनको इस राजनीति के वजह से खेलने का मौका नहीं मिला। तो आज भी पॉलिटिशियंस क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया सिस्टम डेवलप कर लिया है और उस सिस्टम की वजह से सब तरह के प्लेयरों को मौका मिलता है, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे किसी छोटे इलाके के हो। बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि इसका पूरी तरह से अभाव है, खासतौर से जो तमाम खेल के संगठन है, ये फुटबॉल की हम चर्चा ही कर रहे हैं। और फुटबॉल ऐसा गेम है कि अगर उसमें ढंग से चयन किया जाए तो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि गोवा में एक छोटा सा राज्य, बहुत ही छोटा सा राज्य है, वहां से जब अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं निकल सकते हैं। मुझे मोटा मोटा ये समझ में आया कि एटलीस्ट फुटबॉल संघ में 2 गुट हावी हैं और उन 2 गुटों के बीच रस्साकशी चला करती है और उसको भुगत रहे हैं खिलाड़ी। चलिए, अब ये 2 गुटों का खेल क्या है, खेल के अंदर इनकी सियासत क्या है, ये भी सवाल होगा। हमारे साथ राजीव मिश्रा, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज, जुड़ चुके हैं। राजीव, क्रिकेट की बात करें, सियासतदान पदों पर, फुटबॉल की बात करें और खासतौर से उत्तर प्रदेश के फुटबॉल संघ की बात करें तो वहां पर तो पूरा होल्ड और अवैध तरीके से चुनाव भी है। गलत शिकायत करने के बाद भी गलत चीजें लगातार हो रही हैं और शिकायतकर्ता खुद कह रहे हैं कि 30-40 सालों से सब चलता रहता है, चेहरे बदलते हैं लेकिन सियासत का वो खेल कभी नहीं बदलता। खिलाड़ियों के साथ ये नियमों को तोड़कर ये कौन सा खेल हो रहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अतुल जी एक अगर ऑर्डर आपको याद दिलाया, उसमें कहा गया था कि जो भी अधिकारी 15 साल या उससे ज्यादा से बैठे हैं और जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो रही है, वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठेंगे किसी भी खेल संस्था के। मजे की बात यह है कि फुटबॉल का अगर आप देखें तो फुटबॉल के जितने भी प्रदेश हैं, अगर वहां उठा के देखें तो वहां पे लगभग 30 से 40 साल से तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जो पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये एक ऐसी संस्था है, खासतौर से आप ओलंपिक फेडरेशन के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने सिरे से एक तरह से नकार कर दिया है जो भी एक ऑर्डर जारी किया गया था। तो बड़ा हैरानी होती है कि खेल मंत्रालय भी अभी तक इस बात को संज्ञान में नहीं लेता कि तमाम जो खेल संस्थाएं हैं जहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया गया है कि आप सर्वोच्च पद पे आप जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको आप दरकिनार करते हुए अभी तक लोग बैठे हुए हैं। ये जिसकी वजह से न सिर्फ खेल का नुकसान है बल्कि खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है सामने आ पाती है। आप उत्तर प्रदेश फुटबॉल की बात कर लें जी, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कई ऐसे बड़े नाम आए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ मैं खुद खेला हूँ स्पोर्ट्स को, कुछ ऐसे जो इंडिया खेले लेकिन सडनली वो गायब है। और आज अगर आप देखें तो फुटबॉल संघ के किसी भी पद पर ना तो वो हैं और ना ही उनको रखना चाहते हैं। नहीं, क्या ये क्यों राजीव, यही मैं समझना चाह रहा हूं। ये सब कुछ आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि एक ऑर्डर, उसके बावजूद अनदेखी। अगर हम वहां के नियमों की बात करें, प्रदेश के संघ के जो अपने उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस नियम की बात करें तो उसमें भी ये सब चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी 2 गुट सालों से हावी हैं और सिलेक्शन हो रहा है बंद कमरे में, इलेक्शन नहीं होता, एक व्यक्ति पद पर बैठा और दूसरा फिर से चुन लिया जाता है। इसका मूल कारण क्या है, वजह क्या है और ये सब कुछ आखिर किसके इशारे पर होता है? सरकारें बदलती हैं, क्यों आखिर उनका इस तरफ जिक्र नहीं होता है या उनकी निगाह नहीं जाती है? क्या उत्तर प्रदेश से भी क्रिकेट के इतने अच्छे खिलाड़ी निकले तो फुटबॉल के भी निकल सकते थे? फुटबॉल संघ का खेल क्या है? देखिए अतुल भाई, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले डीडीसी का इलेक्शन था दिल्ली क्रिकेट संघ का, और मैं वहाँ पे था जब आदरणीय अरुण जेटली जी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और वहाँ पे जब वोटिंग हो रही थी तो तमाम ऐसे चेहरे मुझे नजर आए जिनको और ना ही वो खेल से जुड़े हुए। बाद में जब पता करने पे आए हम लोग तो ये उन लोगों को मेंबरशिप दी गई थी जिनकी दरियागंज में छोटी पान की दुकान है या वो हलवाई की दुकान चलाते हैं या पंचर लगाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मेंबरशिप किस तरह से दी जाती है और इन मेंबर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो आपने की बात की
2 गुटों की बात की, वो इसीलिए हमने एग्जांपल दिया कि जब भी यूपी में चुनाव होते हैं, जी, बाकी कुछ खिलाड़ियों के साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ, अंदर ही अंदर वो इलेक्शन हो जाते हैं, आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे वो मेंबर कहाँ से और कब वोट दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है, और जब तक मुझे लग रहा है खेल मंत्रालय या ओलंपिक एसोसिएशन हमारे देश का आगे नहीं आएगा, ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी। और मजे की बात है, ओलंपिक एसोसिएशन में भी अब से पहले तक कुछ इसी तरह की व्यवस्था थी जो धीरे धीरे ठीक की गई है, लेकिन अभी जो जी बड़े पैमाने पे बदलाव की जरूरत है। लेकिन राजीव, सवाल यह है, आपने बड़ा बेहतरीन उदाहरण यहां पर दिया कि अंदर की बात क्या थी और जब उसकी पड़ताल की गई तो कौन कौन उसमें शामिल मिला। ठीक है, हलवा बनाने वाला भी खिलाड़ी हो सकता है, क्योंकि राजनेता भी खिलाड़ी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी राजनेता हो सकता है, लेकिन संघ के अंदर नियमों का हलवा जो बनाया गया है उसका मजा नहीं आ रहा खिलाड़ियों को, जिनका असल हक है। क्या अब इस चीज को लेकर एक नीति निर्धारण फिर से होनी चाहिए? योगी सरकार के दौर में कम से कम बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदलने की बात हो रही है, नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, तो फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए भी ये उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, और देखिए सिर्फ ये अब्दुल भाई, सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं है, ये खेल के मैदान से जुड़े हर उस शख्स के लिए बात है। बिल्कुल, राज्य से जुड़े तमाम खेल, हॉकी का एग्जांपल ले लें, उत्तर प्रदेश की हॉकी की टीम, उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएं एक समय में होती थी वो आज नादारद है। वो चाहे स्पोर्ट्स कॉलेज की एस्ट्रोटर्फ की आप बात कर लें, या केटी सिंह बाबू स्टेडियम का जो हॉस्टल हुआ करता था जहाँ से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का स्टूडेंट रहा हूँ और जब खेल से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लखनऊ में 90 के दशक में कितने प्लेयर्स आते थे, और दिन की अगर बात करें तो आप किस तरह से आप राज्य का खिलाड़ी भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सब कुछ इसी वजह से कि राजनीति जब खेल के मैदान पर हावी हो सकती है, जब 2 गुट सामने आएंगे, जब राजनीति के लोग आने लगेंगे, तो ये दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको जब तक आप लागू नहीं करेंगे, जब तक सफाई अभियान जो है ना कि हमारे प्रधानमंत्री ने चलाया है कि सफाई अभियान, वो सफाई खेल के मैदानों पे जब तक नहीं होगी, वो मुझे नहीं लग रहा है तब तक की चीजें सुधरेंगी। और जो सुधारने की कोशिश करता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जो सुधारने की कोशिश करे उसको, देखिए ये बड़ी बात कर रहे हैं राजू आप, कि जो सुधारने की कोशिश करता है उसको खुद ही दरकिनार कर दिया जाता है। यानी खेल कितना बड़ा है और कितने प्रभावी ये लोग हैं। और आपने कहा कि सिर्फ फुटबॉल की बात क्यों, हॉकी की बात हम करें, और भी तमाम खेल हैं। इस प्रदेश से बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं, इस प्रदेश से और भी बेहतरीन खिलाड़ी निकल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ होगा, खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनको उचित पद नहीं मिलेगा, उनकी भूमिका अगर संघों में नहीं होगी, तो शायद लगता नहीं कि भविष्य में भी इसका कोई परिणाम आएगा। राजू हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत जल्दी से जतिन बिष्ट, जैसा राजू कह रहे हैं यहां पर, वो बात बहुत अहम हो जाती है। क्या अब उम्मीद करें, और आप लोग भी इसके लेकर प्रयास कर रहे हैं कि हां, इन तमाम चीजों को लेकर अब आप कम से कम मुख्यमंत्री से उम्मीद करेंगे, सरकार इस पर संज्ञान भी ले, बहुत संभव होगा भी, लेकिन बात उभर कर नहीं आ पाई क्योंकि राजनीति का खेल इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी में है, तो अब इस पर भी उनको ध्यान देना होगा। ये सर, एक्चुअली अब टाइम आ गया है कि ये टाइम अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा सर, क्योंकि ये टाइम पे मोस्टली मैं देखा हूँ कि काफी जो फुटबॉल से जुड़े हुए लोग हैं, जो फुटबॉल खेले हुए हैं, जैसे कि मुश्ताक अली हो गए, नसीम अख्तर हो गए, ये लोग भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो क्यों ना सर अब थोड़ा चेंज हो जाए, क्यों ना अब कुछ ऐसा हो जाए कि जो आने वाला जो हमारी जो पीढ़ी है वो यूपी का नाम गोवा जैसा कर दे सर। हो नहीं सकता सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो बैठे हैं सर वो फुटबॉल के बारे में नहीं सोच रहे सर, वो केवल पॉलिटिक्स चल रही है सर। जहाँ हर चीज में अगर पॉलिटिक्स हो जाएगी तो आगे हर चीज नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स करना है तो आप पॉलिटिक्स में जाइए, ये खेल का मैदान है, इसको छोड़ दीजिए। और प्लीज, और मैं योगी जी से भी मतलब अपील करता हूँ कि प्लीज ये फुटबॉल की तरफ देखें, और उत्तर प्रदेश का जो फुटबॉल का जो भविष्य है, आने वाला जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कर दें कि हमारा जो फुटबॉल है वो पूरे इंडिया में लोग बोले कि हाँ, आपको सीखना है तो यूपी से सीखो। तो ऐसा कुछ नहीं, ये बड़ी बात है। और जैसा आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करने वाले कम से कम खेल को बख्श दे, मैं फिर से कहूंगा, देखिए शौक होता है, पैशन होता है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि बेहतरीन खिलाड़ी भी, लेकिन आप कम से कम खेल से जुड़िए, खेल संघ से जुड़िए, तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए।
खिलाड़ियों का एक अपना बैलेंस होना चाहिए और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्र के लोगों का अपना बैलेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद कम से कम वहां पर आकर पॉलिटिक्स ना करें, पॉलिटिक्स में रहकर पॉलिटिक्स करें, लेकिन खेल संघ में आकर पॉलिटिक्स ना हो, वहां पर खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम हो। ये उनका दायित्व है, इस वजह से शायद उनका चयन होता है तो भी बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन उसका एक परिणाम निकलना चाहिए। मुश्ताक जी, सवाल इस बात का है कि अब ये सारी चीजें खुलकर आई हैं, आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं, शिकायत पहुंचाए हैं, लेकिन उसका परिणाम, क्योंकि इसके पहले भी कई बार और सालों से चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है तो आप लोगों ने कोशिश की होगी, क्यों सरकारों का रुख, सरकारों का रुझान, उनकी मंशा इस पर साफ नहीं दिखती, या उनका बहुत ज्यादा इससे लगाव नहीं दिखता, बहुत हल्के में ऐसे मामलों को लिया जाता है? अतुल जी देखिए, अभी राजू मिश्रा जी भी बोल रहे थे कि यूपी की जो पहचान थी वो हॉकी की वजह से थी। अगर 90s की बात करें तो ऐसे ऐसे नाम आए हैं, अगर शाहिद भाई का नाम लें, जफर इकबाल साहब का लें, बिल्कुल अशोक कुमार जी का नाम लें, सैयद अली साहब का नाम लें, या अभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं अपने आरपी सिंह जी का नाम लें, बहुत अच्छे अच्छे हॉकी प्लेयर्स हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं। रही बात फुटबॉल की, एसोसिएशन का काम होता है कि हम अपनी एसोसिएशन को स्ट्रांग करें, अपने पास में ऐसी हमारी पॉलिसीज हो, ऐसी नीतियां हो कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, अपना स्टेडियम हो, अपना ग्राउंड हो, हम खुद कैंप लगा सकें, हम किसी के भरोसे ना रहें। हर साल हमारे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट को हम टूर्नामेंट बढ़ाएं। क्रिकेट एसोसिएशन को आज हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेट प्लेयरों की पहचान होती है, उनको पहचाना जाता है, फुटबॉलरों को, हॉकी प्लेयरों को, ये दूसरे गेम्स वालों को नहीं पहचाना जाता। बिल्कुल, बिकॉज देखिए, अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट इंडिया ने आज ऐसा कर दिया है, उसमें डालमिया साहब की बात करें या जो भी पॉलिटिशियंस उसमें लगे, उसमें भी पॉलिटिशियंस थे, लेकिन उन्होंने ऐसी नीति बना दिया, ऐसा कर दिया इंडियन क्रिकेट को कि आज वहां पे पैसा आ रहा है। पैसा है तो सारी चीजें वो इजीली कर लेते हैं, और गवर्नमेंट के भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और अभी इलेक्शन वगैरह कराया गवर्नमेंट ने। और ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये कहना है कि भाई जो बैठे हुए हैं अगर 20-20, 25-25 साल, लेकिन हम जब भी रहे 5 साल, 10 साल, 15 साल जब भी हैं, हम ऐसी नीतियां अपनी बना दें कि जैसे फुटबॉल की अगर बात करते हैं, फुटबॉल की बेहतरी के लिए हमारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको नौकरी मिले, स्पोर्ट्स कोटा का डेवलपमेंट करवा दें, हर विभाग से बात करें, अपनी एक एकेडमी हो, अच्छी एकेडमी हो, यूपी में 2-3, अगर हम चारों जोन को बांट ले तो 4 जोन में अच्छी अच्छी एकेडमी हो, ताकि जो जूनियर लेवल पर खिलाड़ी है स्पोर्ट्स हॉस्टल से निकल रहा है उसका ठहराव हो यूपी में, और उससे अच्छा रिजल्ट आ सके, उनको अच्छी नौकरी मिले। जब नौकरी मिलेगी तो प्लेयर स्ट्रांग होगा, फुटबॉलर स्ट्रांग होगा। नहीं तो आज क्या है, फुटबॉलर इतना वीक है, इतना कमजोर है कि एसोसिएशन के लोग, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लोग जो भी चाहते हैं उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, और कोई कंप्लेंट, कोई रिटर्न उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, वर्बल सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसका कैरियर 3 महीने 6 महीने अगर नहीं खेलता है, बाद में वो जाएगा, फिर से माफी मांगेगा। कोई रिटर्न तो होता नहीं कि कल को कहीं जा करके वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। तो ये चीजें जब तक रहेंगी अतुल जी, हम मतलब फुटबॉल की बेहतरी के लिए सोच नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल खेल की बेहतरी के लिए नहीं सोच सकते। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, देखिए इसीलिए मैं बार बार शुरुआत से जिक्र कर रहा था कि हमें किसी को, ना आपको ना मुझे, किसी को भी ये आपत्ति नहीं है कि एक पॉलिटिशियंस खेल के साथ ना जुड़े, ये खिलाड़ी राजनीति में प्रवेश ना करे, लेकिन जब वो प्रवेश करे तो उसकी बेहतरी करे। अगर क्रिकेट की बात करें तो एक से एक पॉलिटिशियंस उनके साथ जुड़े, पहले अभी भी जुड़े हैं, और उन्होंने उन तमाम जगहों पर, पदों पर बैठने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि उससे आज ना सिर्फ इनकम इतनी बड़ी है कि अपने आप में वो पूरी दुनिया में मिसाल है, बल्कि उसका लाभ खिलाड़ियों को मिला, प्रतिभाओं को मिला, और लोगों का रुझान बढ़ा। लेकिन अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, हॉकी की बात कर ले, फुटबॉल की बात कर ले, अन्य और खेलों की बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश खास तौर से इसमें बहुत पीछे है। खेल खिलाड़ियों की कमी नहीं थी, प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, लेकिन उनके साथ खेल होता रहा। और उससे पीड़ादायक ये कि अगर किसी ने आपत्ति की, अगर खिलाड़ी ने कुछ अपनी तरफ से कहा, तो सब कुछ ओरली होता है, सस्पेंड कर दिया, अंत में दबाव में आकर वो माफी मांगता है और फिर से अपना खेल आगे बढ़ाता है, और फिर खत्म हो जाता है उसका करियर। नसीम अख्तर हमारे साथ है। नसीम, शिकायत को लेकर प्लेटफॉर्म किस तरीके के हैं इसमें, और वहां पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या वाकई रिटर्न में सब कुछ होता है या सब ओरली ही होता है, और रिटर्न में भी होता है तो उसका नतीजा क्यों नहीं निकलता, आखिर उसकी क्या वजह है?
इतनी जो घटनाएं हैं या इतने सालों से जो खेल चल रहा है, गुट वहां पर प्रभावी अगर हैं, तो क्या उनका होल्ड ऐसा है या सरकारों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं इन चीजों पर, बहुत गौण समझा इनको कि हाँ ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें हमें क्या करना है? अतुल भाई, जैसा कि अभी अभी मुश्ताक भाई ने बताया और आपने भी बोला कि वर्बली सस्पेंशन, जी, जैसा कि आप देखिए मेरा ही केस देख लीजिए। 2014 में मैं संतोष ट्रॉफी उत्तर प्रदेश का कप्तान था। मैंने टीम को क्वालिफाई करा के फाइनल राउंड में केरला लेके गए। बिल्कुल। तो मेरा उस टाइम पे एक ही चीज था कि अगर लड़का को मैंने आपसे क्या डिमांड किया था कि प्लेयर्स को AC3 का टिकट दिया जाए और उनको ट्रैवलिंग बैग दिया जाए। ये मैंने अपने लिए नहीं मांगा था, प्लेयरों के लिए मांगा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण से फिर मैंने उनको बोला आपने पैसेंजर ट्रेन में टिकट कराया जिसमें से 7 कंफर्म टिकट थे। 22 आदमी की टीम जानी थी, बाकी सबको मालगाड़ी के जैसा माल को लोड करते हैं वैसे लोड करके भेजा। मैं बोला कि अगर इस तरीके से आप फुटबॉल प्लेयर्स को भेजेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल विद द टीम, मैं टीम के साथ नहीं जाऊंगा। तो किसी भी कारण से उन्होंने मैं नहीं गया, उन्होंने टीम को भेजा। टूर्नामेंट खत्म हो गया, यूपी टीम वहां जाके 3 मैच में 17 गोल खा के आई। टीम आने के बाद उन्होंने फिर मेरे को लाइव बैन किया जो कि उनके अधिकार में नहीं था। तो मैंने उनसे, तो जब मैं कलकत्ता आया तो बाद में मालूम हुआ कि मेरे को लाइव बैन किया वाया न्यूज़पेपर। तो मैंने उनके ऊपर पूछा कि आपने मेरे को लाइव बैन कैसे किया। मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लेटर सबमिट किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मरहूम शमसुद्दीन से इस बात की पूछताछ की कि आपने नसीम अख्तर को किस बेस पे लाइव बैन किया। उन्होंने बताया इंडिसिप्लिन, जबकि मेरे पास फीफा की डिसिप्लिनरी बुक है जिसमें लिखा है कि फुटबॉल प्लेयर सिर्फ 2 कारणों से लाइव बैन हो सकता है, एक हाई डोपिंग और रेप केस में। और जो कि मैंने उनसे ये डिमांड किया था अपने लिए नहीं, प्लेयरों के लिए, बेटरमेंट ऑफ गुड प्लेयर जो इन फ्यूचर में कल को नसीम अख्तर, मुश्ताक अली, जतिन सिंह बेस, शमशीर रजा ऐसे प्लेयर बनेंगे। मैंने अपने लिए तो कुछ डिमांड नहीं किया। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक। और ये आपकी पीड़ा है नसीम भाई कि आज, और मुझे इस बात की पीड़ा है कि हमें शिकायतकर्ता आपको लिखना पड़ रहा है। एक खिलाड़ी जो कि अपने भविष्य के लिए लड़ता रहा, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है, अभी भी उसको आज शिकायतकर्ता कहना पड़ रहा है। ये पीड़ा है, मुझे भी है और आपको तो है ही, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? अतुल भाई, मेरा एक ही बात का पूछना है कि ये जो पुरानी बॉडी थी इतने दिनों तक, 30 साल 35 साल तक, मुश्ताक अली, नसीम अख्तर, जतिन सिंह बेस, शमशीर रजा, और उसके बाद आज 30 साल में दूसरा नसीम अख्तर पैदा नहीं हुआ। मेरे को 96 में मैं यूपी छोड़ा, आज 2020 हो गया। एक दूसरा नसीम अख्तर गोलकीपर नहीं पैदा कर पाए उत्तर प्रदेश। इट्स ए बिग शेम फॉर मी ऑल्सो कि मैं आज अपना, मैं एशियन गेम्स, एशिया कप, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, मैं इंडिया के लिए 8 साल रिप्रेजेंट किया हूँ। मोर देन 48 सीनियर नेशनल मैच, सीनियर इंडिया मैचेस खेला हूँ। तो मेरा भी सपना है कि मेरे स्टेट से, मेरे शहर से, मेरे गली से एक लड़का नसीम से भी अच्छा गोलकीपर पैदा हो। देखिए, ये आपकी उम्मीद थी, और तकलीफ इस बात की है कि इसकी पीड़ा अभी सिर्फ आपको है, या आपसे जुड़े लोगों को है, या खिलाड़ियों को है, खेल से जुड़े लोगों को है। उन लोगों को नहीं जिन लोगों ने ना सिर्फ आपके साथ मजाक किया बल्कि भविष्य की पीढ़ी के साथ भी मजाक कर रहे हैं, और अभी भी वो खेल लगातार चल रहा। नवलकांत जी, सवाल इस बात का है, मैं बाकी लोगों को दोष दूं, क्यों ना हम अपने मीडिया कर्मियों को भी दोष दें, क्यों ना हम अपने आप को भी दोष दें। राजनीति की खबरें खूब हैं, बहुत सारी खबरें खूब हैं, लेकिन उसी बीच में स्पोर्ट्स को लेकर उत्तर प्रदेश में हम पत्रकारों ने भी इन चीजों की अनदेखी कहीं ना कहीं की, इन चीजों को बहुत उचित प्लेटफॉर्म नहीं दिया। ये कमी हमारी भी रह गई। अतुल जी, पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने एक गंभीर मुद्दा उठाया, और नसीम अख्तर साहब को मैं सलाम करता हूं कि उनको जितना संघर्ष करना पड़ा उसके बावजूद भी वो देश में फुटबॉल को जिंदा रखने के लिए, उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बुरी स्थिति है कि जो खेल, मैं मानता हूं कि क्रिकेट से कम पॉपुलर फुटबॉल नहीं है। बिल्कुल है कि जो वर्ल्ड कप होते हैं जिसमें भारत नहीं खेल रहा होता है, उसके बावजूद लोग घंटों समय देते हैं फुटबॉल में। यानी कि अच्छे मैच हो, अच्छे खिलाड़ी हो, और दुनिया में अगर भारतीय टीम का नाम हो रहा हो तो क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल देखने वाले होंगे। आप सही कह रहे हैं कि जो खबरें हैं, इस तरह के जो स्पोर्ट्स की खबरें हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। उसकी वजह भी ये है कि जो प्लेयर होता है वो उतना वोकल नहीं होता है, उसके ऊपर दबाव होता है कि अगर वो कहीं कुछ बोलेगा तो वो बात निकल के बाहर तक जाएगी। उसके बाद जितने भी संघ हैं उनको बुरा लग सकता है, किसी
बड़े मठाधीश को बुरा रख सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी वजह रही जिसकी वजह से हमारे पास खबर नहीं आती। जो खबर बता रहे थे वो हम लोग को उस जमाने में पता चलनी चाहिए थी, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंची। तो जाहिर है कि सब खबर नहीं दे सकते, दिखा सकते, लेकिन हाँ, हम लोग को भी बेहतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल और कोई भी खेल हो जिसमें एक युवा अपना सब चीज छोड़ करके वो अपना करियर छोड़, वो पढ़ के भी अपना करियर बना सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम देश के लिए कुछ करें, और उस मौके से हम उसको रोक रहे हैं। देखिए बड़ी बात है, और जैसा क्रिकेट में है नवलकांत जी कि वहां ग्लैमर का तड़का लगा, तो पत्रकार भी उन चीजों को उस हिसाब से देखते दिखाते हैं, क्योंकि खबर पहुंचाना भी दर्शकों तक जरूरी होता है। वो दर्शक देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है, और फिर वो जरूरी भी हो जाता है। लेकिन अपने आप में पूरी दुनिया में फुटबॉल की अगर हम बात करें तो सबसे ग्लैमराइज खेलों में से एक है, लेकिन उसका गला घोट दिया गया उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में। अगला कोई भूटिया अभी दिखता नहीं है, या तमाम ऐसे और खिलाड़ी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से भी इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बन सकते थे निकलकर इस धरती से, लेकिन उनको ना तो मौका मिला, अगर किसी ने कभी कोशिश की तो फिर उसकी आवाज को दबा दिया गया। मुश्ताक भाई, आखिरी सवाल आपसे फाइनल कमेंट के तौर पर मैं चाहूंगा, अब उम्मीद करें कि हाँ इन चीजों पर ध्यान आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हमने देखा, चाहे देश के प्रधानमंत्री की हम बात करें, खेलों से बड़ा उनका जुड़ाव है, और उसके साथ साथ इस प्रदेश में भी इसके पहले के जो मुखिया थे अखिलेश यादव, खुद क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी, शौकीन भी, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की थी। मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भले महंत हैं, भले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, लेकिन हर क्षेत्र पर अपनी निगाह रखते हैं, तो शायद इस पर भी उनकी निगाह आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अतुल जी। देखिए, जहां तक हमारे सीएम साहब का सवाल है, और वो तो अब कोई ना कोई स्टेप जरूर लेंगे यूपी फुटबॉल की बेहतरी के लिए। रही बात कि अगर मैं अपने बनारस के अगर अपने सांसद साहब की बात करें जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी साहब ने पहले अपनी जो स्पीच दिया था जब ये इलेक्ट हुए थे और पीएम बने थे, उन्होंने सबसे पहली स्पीच में ये बोला था कि मुझे खुशी होगी कि अगर हमारी देश की फुटबॉल टीम बेहतर करेगी और हमारा फुटबॉल अच्छा होगा। ये पहली स्पीच में मोदी साहब ने, हमारे जो पीएम है उन्होंने, वो भी बनारस से सांसद हैं, तो अब आपने ये मुद्दा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब और रही बात की स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट या हमारे पीएम साहब इसमें अपना दखल देंगे, ताकि फुटबॉल की बेहतरी के लिए और जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें उसका समाधान होगा। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ अतुल भाई, कि आपने ये बोला, अभी एज ए प्लेयर मैं हर साल मैं कोचिंग कैंप यहाँ पे लगाता हूँ, उसमें कम से कम 150 से 200 बच्चे होते हैं। बिल्कुल। हमारे कोचिंग कैंप में अगर हम बात करें तो ओलंपियन हकीम साहब को हमने बुलाया, हम यूरोपियन कोच को बुलाते हैं, जो भी हम बाहर से उसका पूरा एक्सपेंसेस अपना बियर करते हैं, हम खुद बुलाते हैं, हम लोग अपना एक्सपेंस करते हैं। हम अपनी एक यहाँ पे एकेडमी हमने बनाया, और बच्चों को, आसपास के जो बच्चे आते हैं, अब उस एकेडमी को हम किसके लिए कर रहे हैं? फुटबॉलरों के लिए, अपकमिंग प्लेयर्स के लिए, नर्सरी एक होगा, और वो उसको हमको बोला जाता है कि ये गलत काम करें, अगर बच्चे वहां जाएंगे तो हम उनको सस्पेंड करेंगे, वो बच्चे वहां ना जाएं, और उस कैंप को अगर अटेंड करेंगे तो वो बच्चे कभी डिस्ट्रिक्ट की टीम से नहीं खेल सकते, यूपी की टीम से नहीं खेल सकते। तो ये मानसिकता है। तो हम अब यानी मुश्ताक भाई, मैं अगर इसको सरल शब्दों में समझाऊं और समझूं, तो मैं ये मानता हूं कि खिलाड़ी को टैलेंटेड होना चाहिए और दबंग होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप जैसे खिलाड़ी, आप जैसे पूर्व खिलाड़ी और नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए जो आपका योगदान है, उसमें दबंगई आप लोगों पर ही दिखाई जा रही। नहीं अतुल भाई, देखिए मैं एक बात बताऊं कि अभी मैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और एआईएफएफ फुटबॉल की बढ़ोतरी के लिए, फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए सी लाइसेंस, डी लाइसेंस ये करती है कि ज्यादा से ज्यादा कोचेज आए, और ताकि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और शहरों में ज्यादा से ज्यादा कोचिंग हो, बच्चे आए, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे उनको सही चीजें बताई जाए। एआईएफएफ बहुत अच्छा कदम उठाया। मैंने जब रिक्वेस्ट किया एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया। तब मुझे प्रेसिडेंट साहब को लिखना पड़ा कि सर मैं इस तरह से सी लाइसेंस करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर अपना भेजा एआईएफएफ को, मैं रिकमेंडेशन, तब जाकर के मैं लखनऊ में एसीसी लाइसेंस कर पाया। अदरवाइज ये होता है कि हम
हम भाई अगर हमको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूंगा जरूर कि ये चीजें सही नहीं है, आप उसको सोचिए। अगर मैं गलत हूं तो आप बोलिए कि नहीं ये बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, गलत है तो गलत है। और हाँ। आप जो कर रहे हैं उसमें अगर उनको गलत लगता है तो शायद अब तक आपके खिलाफ एक्शन भी वो ले सकते थे, तरह तरह से दबाव तो वो बनाते ही हैं, लेकिन असल में उनको ये पता है कि आप अभी भी खिलाड़ियों के लिए और खेल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो उन खिलाड़ियों पर ही, उन बच्चों पर ही दबाव बनाते हैं आप लोगों के योगदान को कम करने के लिए। ठीक है अतुल भाई, मैं पहला खिलाड़ी था जो यूपी से बाहर, मैं बंबई गया था, बॉम्बे। मैं वेस्टर्न रेलवे में जॉब किया मैंने, और मैं शुक्रगुजार हूँ ओलंपियन गुरबख्श साहब का। जब मैं यहाँ से हॉस्टल से पहला खिलाड़ी था, जाने के बाद में यूपी से एक लाइन सी लग गई वेस्टर्न रेलवे में, फिर उसके बाद मैं महिंद्राज में गया, वहां से फिर मैं कलकत्ता में गया। तो मेरी कोशिश ये थी कि हमारे जो यूपी के बच्चे आए और खेलें, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म ना मिलना, और यही समस्या है। और देखिए बाकायदा आपने शुरुआत में ही कहा कि एक आम आदमी के पैसे से ही इन तमाम चीजों को संग बनाकर उन तमाम लोगों के जरिए आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन लाभ कौन ले रहा है, प्रतिभाओं को कितना लाभ मिल रहा है, खिलाड़ियों को कितना प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो सब कुछ अभी कुछ नहीं मिल रहा। एक शब्द यही है। बहरहाल बहुत जल्दी से जतिन भाई, बहुत छोटा सा सवाल, सिर्फ इतना, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, उम्मीद करें। जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जितने भी जो लोग अभी इस मुहिम में लगे हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक अच्छा काम करेंगे और यूपी के फुटबॉल को और हम लोग काफी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे जितने भी और भी फुटबॉलर्स जो हमसे नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ेंगे। और आपका जो हमें सपोर्ट मिला है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। और फुटबॉल को 100%, फुटबॉल ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रिय है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सबसे अच्छे फुटबॉल को आज यूपी में मतलब कि होना चाहिए, और होगी जी। और हम लोग अच्छा काम करेंगे, और मिलके एक यूपी की जितने भी आने वाली जो भविष्य है उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है नसीम भाई, बहुत जल्दी से संक्षेप में, जो यहां पर अभी तक के नियम हैं और उनको किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, क्या इसमें भी बदलाव की जरूरत है, होल्ड कहीं और होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है जैसे एक तरीके का हो गया कि जैसे कि बनारस में जब शमसुद्दीन साहब थे, उनके जाने के बाद उनके लड़के को लगता है कि ये उनके बाप की बपौती है, वही चलाएंगे, इस वजह से वही नियम कानून का उल्लंघन हुआ, इस वजह से आज फुटबॉल का ये हाल हो गया है। आज आप हमको देखिए, आज थोड़ा सा एक्टिविटीज बढ़ी है, हम बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो अतुल भाई आपके चैनल का, कि आपने एटलीस्ट फुटबॉलर्सों का तकलीफ को सुना, समझा, इसको और स्प्रेड करने का कोशिश किया। मेरा एक ही चीज बोलना है कि फुटबॉल को एक बेटरमेंट के लिए जो भी करना होगा, सबसे आज मैंने पहल उठाई, मुश्ताक भाई आ गए, जतिन आ गए, चलिए हमको तो अच्छा लगा कि जतिन अभी उत्तरांचल से होके भी यूपी के बारे में बात कर रहे, काफी अच्छा लगा मेरे को ये सुन के। और अच्छी भी बात है कि थिंक अबाउट फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए जो भी सोचे, फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए अगर राजनेता भी आते हैं तो वेलकम है, प्लेयर्स तो होने ही चाहिए, बट जब तक सही लोग नहीं आएंगे, सही चीज नहीं होगी, तो अतुल भाई ये चीज डेवलप नहीं हो सकती, बिल्कुल। और देखिए खिलाड़ी की भावना ही टीम की होती है, भले उत्तराखंड के हो बिस्ताब, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उनको उतना ही दर्द उत्तराखंड में भी होगा अगर वहां पर गलत है, उतना ही दर्द उत्तर प्रदेश में भी होगा खिलाड़ियों के लिए अगर वहां पर गलत है। और शायद अब इन चीजों को लेकर और मुखरता होनी चाहिए, आप लोग भी कोशिश करते रहिए, हमारा भी प्रयास रहेगा। बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहब आपका, मुश्ताक भाई आपका, जतिन बिष्ट आपका और नवल कांत जी आपका। तो उत्तर प्रदेश में फुटबॉल संघ, वहां पर क्या स्थिति और कितने सालों से स्थिति है, एक विस्तृत हमने चर्चा की। वाकई पीड़ा होती है कि इन चीजों को लेकर सरकारों ने कभी बहुत ज्यादा विचार किया नहीं। वहां संघ में बैठकर सियासतदान या चुनिंदा कुछ गुट, चुनिंदा कुछ नाम, चुनिंदा कुछ लोग इस तरीके का खेल करते रहे, सालों से प्रतिभाएं मरती रहीं, लेकिन इसको लेकर किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। अब शायद इस पर कुछ करने की जरूरत है और उसका नतीजा निकले, ये उम्मीद भी है। नमस्कार।